अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और एनालिसिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जी कुछ कोर्ट से अहम खबरें वो आपके साथ शेयर कर देंगे। अलीमा खान साहिबा ने आज कुछ गुफ्तगू की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ जो मुतज़ाद आरा आ रही हैं उसका पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने रख देंगे। आज महमूद खान अचकज़ई ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आखिर में फिर से बात करेंगे कि PTI जो है वो इस वक्त किस तज़ब्ज़ुब का शिकार है। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज मैं फटाफट बता दूं। एक तो जी आज लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच है उसने जरताज गुल वजीर को रिहा करने का फौरी तौर पर हुक्म दिया है। इनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर था MPO के तहत और उस वक्त से जब से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था तो ये कहीं पे भी दिखी नहीं थी। इनकी एक तस्वीर ज़रूर जारी हुई थी लेकिन उसके बारे में भी बाद में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो क्या किसी थाने में ली गई तस्वीर थी या वो कहाँ बैठी हुई थी। एक वीडियो भी देखी गई थी जिसमें वो बाज़ार में बात कर रही हैं पुलिस वालों के साथ। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो पुरानी वीडियो है या नई वीडियो है, लेकिन बहरहाल ये कुछ मुबहम सी उनके बारे में ख़बरें ज़रूर आती रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये ज़रूर बहरहाल बात कंफर्म थी कि वो सामने तो ग्राउंड पर नहीं थी और नज़रबंद थी या गिरफ्तार थी। बहरहाल इनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था और अब जरताज गुल साहिबा को रिहा करने का हुक्म दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। दूसरी तरफ मजीद भी कई जो कारकुनान पकड़े गए थे लाहौर से उनके भी काफ़ी हद तक केसेस ख़त्म हुए हैं और 70-80 के करीब तो कल ही कारकुन रिहा हो गए थे। और लेकिन ये कि लाहौर में पकड़े भी बड़ी तादाद में थे। मेरा ख्याल है 1000 से ज़ायद या इसके आसपास ही तादाद होगी जो कारकुनान पकड़े गए थे लाहौर से और इनमें से काफ़ी तादाद में उनकी बरियत हो गई। 70-80 तो उसी वक्त अगले ही दिन रिहा हो गए थे। कुछ को उन्होंने मजीद पकड़ के रखा है। जो मेन इनके लीडर्स हैं नाम हैं जिनमें अवैस यूनुस जो कि आपको पता है मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल लाहौर के, ये भी अभी तक तहवील में हैं। इसी तरह से मुसर्रत जमशेद चीमा की एक मुकदमे में ज़मानत हुई भी तो दूसरे में उन्हें पकड़ लिया, तो ये सिलसिला जारी है। लेकिन ओवरऑल अब यहाँ पर कल मैंने देखा था कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब भी आए हुए थे, वर्कर्स से उनकी मुलाकात भी हुई। उनकी अपनी भी चूँकि मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद किया हुआ है उन्हें, तो उन्होंने भी कुछ बेल वगैरह ली हुई थी तो इसलिए भी वो कोर्ट में आए हुए थे। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि अब जो लोग पकड़े गए थे उनकी कुछ लोगों की कम से कम लाहौर से हुई है बरियत वगैरह और कुछ अभी तक भी अताब का शिकार हैं। इधर इस्लामाबाद में सूरत हाल अलबत्ता काफ़ी सख्त है और यहाँ पर अभी तक भी बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं वो गिरफ्तार भी हैं। बहुत से लोगों को अभी तक भी रिहाई नहीं मिल सकी है। यहाँ पर प्रोपेगेंडे का जो एलिमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पता नहीं किस किस को पकड़ के इन्होंने अफ़गानी बनाया हुआ है, किसी को PTI का कारकुन बना के या ज़बरदस्ती या जिस तरह भी ऐसी वीडियोस भी बनवा रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं मान रहे हैं कि हाँ जी हम इंतशार के लिए आए थे, हमें पैसे दिए गए, हमें पेट्रोल दिया गया, हमें बोतल दी गई और ये वो। लेकिन ये सब जो वीडियोस हैं ये मशकूक सी दिखाई देती हैं बज़ाहिर, क्योंकि दूसरी तरफ जो जेन्युइन वर्कर्स हैं जिनके साथ PTI के लीडर्स इस हर एकजहती के लिए आए भी होते हैं, जो उनको जान पहचान भी रहे होते हैं, तो वो हमें कोर्ट में नज़र आ रहे होते हैं और उनकी वीडियोस जो कोर्ट से आ रही होती हैं आते जाते पेशियों पर, तो वो तो उसी तरह डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे होते हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला तो हमने 9 मई के बाद भी देखा था और कि वीडियोस आई थी और इस तरह की एतराफ़ वाली वीडियोस भी जारी की गई थी। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि आज अलीमा खान साहिबा और जो उज़्मा खान साहिबा हैं उनको भी पेश किया गया था अदालत में। एक मुकदमे में उनको फिर से नामजद किया गया था और इसमें उनका 2 रोज़ा मज़ीद आज के रोज़ जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अब ये इतना बोगस सा केस नज़र आता है, उसकी वजह यह है कि कोई दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं बनती। आज उन्होंने ख़ुद भी जो मीडिया से गुफ्तगू की तो अलीमा खान साहिबा ने बताया कि वो तो आराम से सड़क पर एक किनारे पर खड़ी थी अपनी बहन के साथ, तो 4 या 5 लोग भी नहीं थे कि आप ये कहेंगे जी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है। और जो FIR का मतन है उसमें जिस तरह से लिखा हुआ है कि उनके पास कोई माइक्रोफोन था और उससे वो ऐलानात करके कोई इंतशार पे उकसा रही थी, तो वीडियो में साफ देखा जा सकता है जो उनकी गिरफ्तारी के वक्त बनी हुई वीडियो है कि वो बिल्कुल भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं था और वो साइड पे आराम से खड़ी थी और फिर एक कोई डिजिटल मीडिया का सहाफ़ी उनके पास आया, उनसे इंटरव्यू ले रहा था और वो उससे बात कर रही थी और इसी दौरान वहाँ पे वो लेडीज़ पुलिस एहलकार आती हैं और वो उनको गिरफ्तार करके ले जाती हैं। तो वहाँ पर ऐसी कोई
कैफियत ही नहीं थी कि जिसमें आप कहें कि कोई हंगामा हो रहा था या कोई बहुत लोग जमा थे या वो कोई हाथ में उनके माइक्रोफोन था जिससे वो कोई उकसा रही थी, तो ऐसी कोई चीज़ भी दिखाई नहीं देती। वो बड़े आराम से साइड पे खड़ी थी। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि वो एक फस्तायत का शिकार है इस हुकूमत की, और इसमें इनको पकड़ के रखने में दो वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर है ये भी वजह है कि जो एक मुसलसल पैगाम देना है, इंतकाम लेना है, वो एक मामला है। दूसरा अलीमा खान साहिबा चूँकि काफ़ी आउटस्पोकन हैं और इमरान खान साहब का पैगाम उसी तरह आके बताती भी हैं बाहर। फिर उनसे मिलने के हवाले से जो रोक लगाई गई है उसके हवाले से भी इन्हें पता है कि जी फैमिली जाके जब क्लेम करेगी कोर्ट में, जो कि ऑलरेडी कोर्ट में क्लेम किया जा चुका है कि जी उनसे मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब से, जबकि हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात थे कि उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। तो इस मामले पर भी ज़ाहिर है अलीमा खान साहिबा पेश होती हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अलीमा खान साहिबा वो गट्स रखती हैं कि अगर लीडरशिप इस वक्त बिल्कुल खामोश भी है, कोई उनकी तरफ से अगर डायरेक्शंस भी नहीं दी जा रही, तो अलीमा खान साहिबा भी कोई डायरेक्शन जारी कर सकती हैं या वो उनके इमरान खान साहब के बिहाफ पे वर्कर्स के साथ सामने खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए भी उनको जो है वो अरेस्ट करके रखा हुआ है और ये सारे बोगस मुकदमात इसी सिलसिले की कार्रवाई लगते हैं। और आज का कोई रिमांड बनता ही नहीं था उनका किसी तरह भी कि आप उन्हें 2 दिन का रिमांड दे दें, उनसे क्या आपने बरामद कराना है, लेकिन उनका रिमांड दे दिया गया। और इस दौरान भी उन्होंने कारकुनान से यही कहा कि एहतजाज जारी रहेगा, इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए। और इस मौके के ऊपर आज महमूद खान अचकज़ई साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहते हैं कि उन्हें खदशा है कि इमरान खान साहब के साथ भुट्टो वाला मामला ना कर दिया जाए, और वो कहते हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी फाश गलती होगी स्टेट की तरफ से अगर ये कोई इस तरह की चीज़ सोच रहे हैं। तो ये बड़ा तशवीशनाक बयान है महमूद खान अचकज़ई का, और सारे इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात करते रहे। लेकिन यही बात अलीमा खान साहिबा कई दफ़ा कह चुकी हैं कि उन्हें इस बात का खदशा है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। और अब जबकि उनके साथ बिल्कुल कोई राब्ता भी नहीं हो रहा है, तो जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो उनके लीडरशिप है, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, और जो ज़ाहिर है बहुत सारे वोटर सपोर्टर हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, वो भी कंसर्न है इस बात के लिए कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक है या नहीं, वो खैरियत से हैं या नहीं, क्या उस वक्त इनकी सूरत हाल है जेल के अंदर। क्योंकि जब राब्ता बिल्कुल मुनक़ता होता है तो फिर हर तरह के वसवसे और ख़दशात और फिर र्यूमर्स, ये सब चीज़ें सर्कुलेट करने लगती हैं। तो इसका वाहिद हल यही होता है कि चलिए लोग आते जाते रहते हैं तो पता लगता रहता है कि भाई वो खैरियत से हैं। तो ये इस वजह से भी एक दफ़ा फिर ये र्यूमर्स या ये बातें या ख़बरें ये दोबारा से तक़वियत पकड़ रही हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के हंगाम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आज तोशा खाना का जो केस था वो भी उसकी समाअत होनी थी और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन आज कमाल होशियारी से इस केस को भी पोस्टपोन कर दिया गया और 21 अक्टूबर तक इसकी जो हेयरिंग है वो मुलतवी की गई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाना मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है आपके लिए कि किस तरह एक प्लान्ड तरीके से बिल्कुल डिसकनेक्ट किया गया है इमरान खान साहब का। और मेरा ख्याल है कि इतना ज़बरदस्त इनका वार है कि आप देखिए कि इमरान खान साहब अगर फ़िलहाल किसी पार्टी से, किसी पार्टी मेंबर से अगर मिल नहीं पा रहे हैं या कोई अपना पैगाम बाहर नहीं भिजवा पा रहे किसी के भी थ्रू, तो उसके बाद दूसरी तरफ जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी बिल्कुल क्लूलेस बैठी हुई है। उन्हें भी नहीं कुछ समझ लग रही कि हमने करना क्या है। तो वो बिल्कुल डायरेक्शनलेस होकर और मुझे तो लग रहा है हेडलेस होकर बैठे हुए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि आगे करें तो करें क्या, स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल उनकी तरफ से एक अजीब व गरीब सी खामोशी है। तो ये जो चीज़ है यही बात इंडिकेट करती है कि जेल में भी रहते हुए इमरान खान साहब ही पार्टी को चला रहे थे, उनके मामलात को डायरेक्शंस दे रहे थे, और अब वो डायरेक्शन का सिलसिला अगर रुका है तो यहाँ पर जो है अब बिल्कुल एक क्लूलेस लीडरशिप हमें नज़र आ रही है। इससे मुझे एक बात और भी याद आ रही थी कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक पाबंदी लगी थी और उनके जो बयानात वगैरह मीडिया पर नहीं चल रहे थे और उनकी कवरेज उस तरह से मीडिया पर नहीं थी कुछ अरसे के लिए बीच में, तो उस वक्त इस बात को बहुत हाईलाइट किया जा रहा था कि जी मियां नवाज शरीफ साहब का तो एक बुनियादी हक़ है, कैदी का मतलब ये थोड़ी है कि आपसे आज़ादी इज़हार राय छीन ली जाए, और उनसे तो मुलाकात भी होनी चाहिए और उनकी बातचीत रिपोर्ट होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बढ़कर हमारे चैम्पियन सहाफ़ी, बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी जो हैं वो बाकायदा एक रिट पिटिशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए कि जनाब आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाया जाए और मियां नवाज शरीफ साहब की जो बातें हैं वो गुफ्तगू है वो रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन आज जब इमरान खान साहब की न सिर्फ ये कि बातचीत, तस्वीर पे तो बहुत अरसे से एक बैन लगा हुआ है,
उनका नाम नहीं चलता है टीवी स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत बानी पीटीआई करके भी उनके टिकट्स वगैरह 2-4 चल जाते थे, वो भी इतने कंट्रोल्ड किस्म के चलते थे, अब उसको भी टोटली इन्होंने वॉश आउट करने के लिए ये बिल्कुल टोटल पाबंदी लगा दी है कि कोई राब्ता ही ना हो, ताकि वो ना कुछ कहें और ना किसी किस्म का भी पैगाम उनका जारी हो सके बाहर। लेकिन इतनी सख्त किस्म की पाबंदी पर अब किसी की आज़ादी इजहार राय की जो एक बेचैनी थी वो नहीं जाग रही है। अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जाके कोई पिटिशन करे कि भाई कैसे आपने उनके ऊपर पाबंदी लगाई है कि वो बात नहीं कर सकते और उनकी बात रिपोर्ट नहीं हो सकती। तो ये एक मुनाफकत है जो हमें बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि एक लीडर के लिए आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी, जा के आप ये कर रहे थे। चलिए, अगर आप उस वक्त सही कर रहे थे तो फिर आज आपको ये ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हो रही? बल्कि उल्टा हमने ये देखा है कि बहुत से लोग तो बाकायदा सहाफ़ी हजरात बैठकर ये गिला कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर भी और ऑन स्क्रीन ऑन चैनल मीडिया पर भी कि जनाब ये क्या वजह है कि जी इमरान खान को इतनी सहूलत मिली हुई है, घंटे घंटे बाद उनका पैगाम जारी हो रहा होता है, उन पे तो बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, इतनी सहूलत उन्हें मिली हुई है। मतलब नवाज शरीफ के लिए वो जा के कोर्ट्स के दरवाजे खटखटा रहे थे कि भाई उनको आप पाबंदी हटाएं हर तरह की उनके लिए बातचीत के लिए, और इधर ये बाकायदा चीख रहे थे, इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं रियासत से कि जी पाबंदी लगाएं इमरान खान के ऊपर। क्यों आपने उतनी सहूलत दी हुई है कि उनकी बात भी किस तरह बाहर आ जाती है, उनका पैगाम कैसे जारी हो जाता है। ये है खुली मुनाफकत जो आपको मीडिया की नजर आती है, जो शख्सियात के साथ आपके उसूल बदल देती है। अगर आप उस वक्त ये कहते थे कि आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए तो फिर आज भी आपको इस बात पे खड़े होना चाहिए था। लेकिन शर्मनाक बात है, नाम इतने बड़े बड़े हैं लेकिन इनके उसूल किधर खड़े हैं वो अब मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल से समझा दिया है। बहरहाल इससे जो एक इन्होंने रिजल्ट लेना था वो फिलहाल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर अरसा रुक नहीं सकता मामला, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें कोर्ट्स इंटरवीन करेंगी। हाई कोर्ट का ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिसीजन है, और आप कितने दिन मजीद 8 दिन 10 दिन कितने दिन आप रोक सकेंगे? अल्टीमेटली ज़ाहिर है आपको इसके ऊपर पीछे हटना पड़ेगा और मिलवाना ही पड़ेगा। तो ये इस तरह ज़्यादा देर तो चलेगा नहीं, और फिर जब वो बोलेंगे तो वो फिर वही बात वहीं पर आके सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जो इससे पहले थी 10 दिन पहले। लेकिन इसका मकसद ये लगता है कि इस सारी जो पीरियड में ये लेना चाहते हैं वो क्या कि आईनी तरमीम वाला मामला फिर किसी तरफ लगा दें। अच्छा, इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और हर किसी की ना अपनी खबर है इसमें। एक खबर ये आ रही थी जो कि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, हबीब अकरम साहब, बहुत मुस्तनद और मेरे बड़े फेवरेट हैं। उनका ये कहना है कि बिल्कुल तरमीम के लिए अब ना तो नंबर्स पूरे हैं और तरमीम जो है वो नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब ने ये 2 दिन पहले खबर दी कि जी नंबर्स हुकूमत के पास पूरे नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने खुद ही अपनी खबर की तरदीदी खबर भी दे दी है कि जी किसी ज़राए ने उन्हें बताया है कि नंबर पूरे हो गए हैं और तरमीम तो होगी। इसी तरीके से कल से ये खबरें भी चल रही थी कि जो फ़लस्तीन के मौजू के ऊपर नाम नहाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें असल में एजेंडा तो यही सारा पॉलिटिकल एजेंडा था, वही डिस्कस होता रहा। तो उस जो कॉन्फ्रेंस में भी यही बात है, किसी ने कहा कि जी मौलाना नहीं माने और किसी ने कहा कि मौलाना मान गए। लेकिन रात गए ये खबर ज़रूर सामने आई कि मौलाना साहब ने अपना एक मुजवज़ा जो है वो तैयार करवा लिया अपनी कानूनी टीम से, और अब अगर तरामीम आती हैं तो वो तरामीम होंगी जो मौलाना सजेस्ट करेंगे, और मोस्ट लाइकली जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM वगैरह, वो उस एजेंडे पर मुत्तफिक हो जाएं जो मौलाना पेश करें। अब जो मौलाना का एजेंडा सामने आ रहा है, जो बहुत से लोग जो हमारे ज़राए तस्दीक कर रहे हैं, वो ये है कि एक तो मौलाना साहब ने इस बात के ऊपर कोई लचक नहीं दिखाई कि उम्र की हद बढ़ाई जाए सरकारी मुलाजमीन के लिए, जजेस के लिए, तो वो 65 साल बरकरार रखी जाएगी। दूसरा, मौलाना आईनी अदालत के लिए भी शायद इतने कन्विंस नहीं हैं और वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर 5 जजों पर मुश्तमिल एक 5 रुकनी बेंच बनाया जाए और ये बेंच फिक्स रखा जाए कि कोई भी आईनी मामला आए तो वही बेंच जो है वो उसको सुन लिया जाए। ये वैसे कोई ऐसी नई तजवीज़ नहीं है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑलरेडी ये बात तयशुदा थी कि लार्जर बेंच ही आईनी मुकदमे की समाअत करेगा। इसमें थोड़ा सा आप एडअप ये कर लें कि अगर ये भी तय हो जाता है कि शुरू के जो यानी सीनियर टॉप 5 या टॉप 7 या टॉप 6 जजेस हैं वो इस पे समाअत करेंगे, तो उस लिहाज से
یہ ایک فکس کیا جا سکتا ہے. ویسے میرے خیال میں یہ ایک اچھی آپشن ہے کہ اگر ایسی چیز بن جائے تو اس میں یہ جو ہم خیال ججز والا کانسیپٹ ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ پتہ ہوگا چیف جسٹس کو کہ اب یہ طے ہو چکا ہے قانون کے مطابق کہ بھئی آئینی مقدمہ آنا ہے تو ان لوگوں نے سننا ہے. اب اس میں ایک مکس ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے, کوئی بھی ججز جو ہیں وہ اس میں ہو سکتے ہیں, تو پک اینڈ چوز والا سین نہیں ہوگا. تو یہ کم از کم میری نظر میں تو یہ ایک بہتر آپشن ہے. اس کے علاوہ جو انسانی حقوق سے متصادم جتنی بھی شکیں تھیں اس کے اوپر بھی مولانا نے بالکل اگری نہیں کیا, اور اس میں وہ کسی طرف نہیں گئے ہیں, نہ ہی وہ حکم ملٹری کورٹس کے حامی دکھائی دے رہے ہیں تجاویز سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مولانا نے اس میں ڈال دی ہیں. اب ہائی کورٹ اور جو سپریم کورٹ کے ججز کے اختیارات ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز کو ادھر ادھر شفل کرنا, ٹرانسفر کرنا, اس کو بھی مولانا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تو پھر اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو یہی تو چیزیں مقصد تھی ترامیم کا, ادروائز تو جو پھر ہے اس کا مطلب وہ تو ایز اٹ از ہی ہے جو آلریڈی چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں مولانا ایک دو چیزوں کے اوپر فردر بات کر لیں, جیسے آئینی عدالت کے اوپر ہو سکتا ہے بات اور بڑھا کے واقعی ایک الگ کورٹ کی طرف چلی جائے, لیکن اس میں بھی پھر شاید یہ طے کیا جائے کہ جو سٹنگ ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان میں سے بھی ججز لیے جائیں, اور پھر ساتھ میں 2-3 ججز جو ہیں کوئی ریٹائرڈ رکھ لیے جائیں, کوئی اس ٹائپ کی کوئی بھی ایسی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال ترامیم ہوں یا نہ ہوں, مولانا والی ہوں یا حکومت والی ہوں, ہر کیس میں قاضی صاحب کا جو سائن ہے اس میں بیچ میں اچھا نہیں ہے اور ان کے لیے گنجائش نظر نہیں آتی. باقی ترامیم کے لیے ایک خبر یہ بھی اب آ رہی ہے کہ حتمی حلہ ایک بولا جائے گا, اور وہ بولا جائے گا SCO کانفرنس کے بعد. شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس جب 17-18 اکتوبر کو وائنڈ اپ ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک کوشش کی جائے گی 25 اکتوبر سے پہلے اور 17-18 اکتوبر کے بعد درمیان میں کہیں, اور وہاں پہ آئینی ترمیم کو پھر سے پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی. تو اب ہر طرح جب تک یہ سلسلہ ہو نہیں جائے گا, کسی طرف لگ نہیں جائے گا, قاضی صاحب سے جان نہیں چھوٹ جائے گی, جب تک یہ ساری باتیں روز سننے کو ملیں گی. نمبر پورے ہو گئے, 2 کم ہو گئے, 2 زیادہ ہو گئے, لیکن بظاہر مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں شاید اب نہیں ہو پائیں گی, اور اس کے لیے کنسنسس ہونا بڑا مشکل ہے. آج یہ بھی میں خبر سن رہی تھی, عمران ریاض نے کچھ اس طرح کی بتائی ہوئی تھی کہ جی حکومت یہ بھی لوگوں کو فون کر کے کہہ رہی کہ جی ہمارے PTI کے بہت سارے لوگ جو ہیں, یعنی PTI والوں کو یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے PTI کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں, اور 8-10 لوگوں نے یقین دہانی کرا دی ہے. تو اس کے بعد یہ بھی ایک ٹیکٹک لگ رہا ہے مجھے. بیسکلی یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو توڑنا ہو تو آپ کہتے ہیں لو تم اکیلے رہ گئے ہو, باقی تو پہلے ہی میرے ساتھ ہیں, اور یہ وہ چاہے وہ ہوں بھی نہ ساتھ. تو یہ اس طرح کی کچھ یعنی ٹیکٹفلی ڈیل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. کروڑوں روپے کی آفرز بھی لگ رہی ہیں, تو یہ سب بھی ہو رہا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ اتنا کچھ سہ کے آ کے عمران خان سے نہیں پیچھے ہٹے, تو اب وہ آئینی ترامیم کے اوپر مشکل ہے کہ وہ ساتھ دیں. اب عادل بازائی وغیرہ ان کے سنا ہے کل پلازے وغیرہ گرا دیے گئے ہیں, اور کئی 1-2 ممبرز ہیں ان کی رکنیت ختم کرانے کے لیے ریفرنس بھجوا دیے گئے ہیں. تو پتہ نہیں کیا کیا یہ لگے ہوئے ہیں کرنے کے لیے اسی بات کے اوپر کہ جی ترمیم کسی طرح ہو جائے. لیکن اگر ترمیم کی طرف بات گئی بھی تو مولانا کی چوائس کی ہو سکتی ہیں, اور اگر یہ مولانا کی چوائس کی ہوتی ہیں تو پھر بہت زیادہ شاید وہ ٹارگٹس اچیو نہ ہو سکیں جو حکومت کا بنیادی مقصد تھا ان ترامیم سے. تو یہ جی ترامیم کے حوالے سے ساری اپڈیٹس ہیں. آخر میں صرف جی ایک بات کہیں گے, بہت کافی گفتگو ہو رہی اس بات کے اوپر کہ جی PTI جو ہے وہ اس وقت خاموش ہے, ان کا لاہ عمل کیا ہے, بلکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ PTI کے لیے آگے کیا آپشن موجود ہے. اب ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.